सिनेमा हॉल के दोस्तों, आज अमिताभ हमारे साथ हैं। अमिताभ बच्चन। इनके दो तीन परिचय हैं। एक पहला परिचय जो मैं आखिरी परिचय के तौर पे भी दूंगा कि ये मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं और हम लोग साथ साथ पढ़ाई किए, आगे बढ़े, जहाँ भी पहुँचे हैं वो अपनी अपनी दिशा में पहुँचे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि इनका एक कविता संग्रह समस्तीपुर अन्य कविताएं अभी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। लेकिन यहाँ हम सिनेमा की बातें करेंगे। अमिताभ, आपको पहली याद किसी पिक्चर की, किसी फिल्म की हो जो आपके होश में आई हो, वो वैसी कोई फिल्म याद करेंगे आप? एक हरिश्चंद्र तारामती देखी थी बचपन में। एक धार्मिक फिल्म थी जिसमें दारा सिंह थे और मुमताज़ थी वो। और एक और फिल्म बचपन की याद आती है, वो थी खानदान। दिलीप क्या नाम था, सुनील दत्त और नूतन की फिल्म थी। ये तीन फिल्में बचपन की वो मेरे ज़हन में हैं। उसके बहुत सारे दृश्य हैं आज भी। एक दो गाने भी मेरी ज़बान पे चढ़े हुए हैं। जैसे खानदान की एक गाना था, मेरी मिट्टी में मिल गई जवानी हाय राम। तो वो, और उसमें वो खानदान में जो भोला सा नायक है उसके साथ जो उस पर जो विपत्तियाँ टूटती हैं और उसकी और वो जिन हालात में जीने के लिए मजबूर होता है, वो सब याद है मुझे। गाइड के भी कुछ दृश्य बचपन में ही देखी थी वो पहली बार फिल्म, उसके भी कुछ दृश्य, अकाल वाला दृश्य याद है। वहीदा रहमान ट्रक में जो गाना गाती हैं, कांटों से खींच के यहाँ चल, वो उसके दृश्य भी याद हैं। बचपन की ये सब फिल्में हैं जो मेरे जहन में हैं। तो फिल्म देखने के शुरुआती जो अनुभव आपके रहे, जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया या जो चीज़ें अच्छी लगती थी, उनको अगर आज परिभाषित करना हो तो किस तरीके से करोगे? नहीं समझा मैं सवाल। मतलब बचपन में फिल्म देखने में का एक आकर्षण तो बन ही जाता है। हम लोग जब भी कोई फिल्म देखते हैं और चलती फिरती तस्वीरें देखने का एक अलग आकर्षण होता है, एक बंधने वाली प्रक्रिया होती है उसमें। अरे नहीं, दरभंगा में जब थोड़ा होश आया तो फिल्में सचमुच में सबसे बड़ा आकर्षण थी। 5 सिनेमा हॉल थे। छठी क्लास में मैं एमएल एकेडमी में पढ़ता था और छठी से 8वीं तक एमएल एकेडमी में पढ़ा। क्लास छोड़ के सिनेमा के पोस्टर्स देखने जाना और छुट्टी के समय घर लौट आना और माँ बाप से ये छुपाना, भाई बहनों से ये छुपाना कि मैं फिल्मी पोस्टर्स देखने चला जाता हूँ। उस समय रिवाज था कि सारे सिनेमा हॉल में वो एक बड़ा सा बोर्ड होता था जिस पे उस फिल्म से रिलेटेड शूटिंग के या हीरो हीरोइन की या कोई शूटिंग के दौर का कोई सामूहिक ये सारे कलाकारों की तस्वीर होती थी। कुछ जो है वो फिल्म की भी पिक्चर पोस्ट कार्ड्स होते थे। तो उसका एक एग्जीबिशन उस बोर्ड पे होता था। तो वो देखने के लिए मैं स्कूल छोड़कर और सारे सिनेमा हॉल करीब 5 किलोमीटर, उस छठी क्लास का बच्चा 5 किलोमीटर में 5 सिनेमा हॉल थे और सबके पोस्टर देखाता था। सारा दिन उसमें गुजर जाता था। कई बार बड़े भाई ने देख लिया ये करते हुए तो पिटाई भी होती थी कि स्कूल छोड़ के ये क्या कर रहा है, तो बिगड़ गया। तो इतना बड़ा आकर्षण था सिनेमा का। मुझे याद है मैं कितनी बार रूठा। कुछ फिल्में देखने से माता पिता ने मना किया कि ये फिल्म तुम नहीं देख सकते, अभी बच्चे हो, लेकिन छुप के मैंने देखा। जो दरबान थे उनको ब्राइब करके कुछ पैसे देकर घुस जाता था मैं और
फिल्म देखा था। ऐसी एक फिल्म थी संगम, ये ऐसे ही चोरी से देखा था। फिर फूल और पत्थर एक फिल्म थी धर्मेंद्र की, वो भी चोरी से देखा था। उसमें भी पता नहीं क्यों घुसने नहीं दिया, इतना छोटा था मैं तो, लेकिन घुस गया और फिल्म देख के आया। तो सिनेमा का बहुत भयंकर प्रभाव होता है उस उम्र में, और छोटे शहरों में तो होता ही था। सिनेमा हॉल सबसे बड़ा मनोरंजन का केंद्र होता था। तो क्या वो जो इनले कार्ड देखते थे, जो तस्वीरें देखते थे, उनसे आप भी कोई कहानी फॉर्म किया करते थे अपने मानस में, और फिर वो फिल्म देखते थे तो ऐसा होता था कि कहानियाँ मिलती हों, या एक अलग खुशी होती है कि जो हमने सोचा? जो मेरी यादें हैं उसमें सिनेमा का जो मुझ पे असर था, उसको अगर ठीक ठीक याद करूं कि वो क्या असर था, तो वो उस दौर में मैं जब बच्चा था तो लगता था कि वो सारी फिल्में कश्मीर में बनती हैं, और कश्मीर की वादियाँ होती थीं, पार्क होते थे, फूल हिलते रहते थे, उनके बीच से हीरोइन गुजरती थी, हीरो पीछे पीछे आके गाना गाता था, और वो दृश्यावलियाँ सिनेमा में जो दृश्य होते थे वो बैकग्राउंड में, वो बहुत बड़ा आकर्षण होता था। और उतनी खूबसूरत जगहें स्वर्ग की तरह दिखाई देती थी। दरभंगा में वैसा कोई दृश्य नहीं था। दरभंगा मेरा बहुत ही पिछड़ा हुआ शहर है। तो मैं कंपेयर करता था कि ये किस मायालोक की बातें हैं, जहाँ ऐसे इंसान हैं, इस तरह बातें करते हैं, इस तरह नाचते फिरते हैं। ये सब ये इनिशियल इम्पैक्ट था कि वो एक ऐसी दुनिया, मायावी दुनिया मेरे सामने पेश कर रही है जिसे रियल वर्ल्ड में मैं नहीं जानता। तो ये बड़ा आकर्षण था ये। और होशो हवास में या सचेत रूप से कब फिल्में देखनी शुरू की, या सिलेक्शन के साथ कि ये देखनी है ये नहीं देखनी है, ऐसा भी कुछ हुआ कभी? ये तो बहुत बाद में हुआ। और ये जो सिनेमा आंदोलन था जिसमें नीलानी, श्याम बेनेगल और क्या कई चक्र के जो पैरेलल सिनेमा के लोग थे। पैरेलल सिनेमा जब आया, आर्ट सिनेमा आया, हमें याद है उमा सिनेमा में हम लोग सुबह जाया करते थे कभी कभी। हाँ। तो लेकिन ये फिल्में अच्छी लगने लगी, और एतराज़ भी होता था इनके जो प्रपोजिशंस होते थे। जैसे मुझे याद है कि अंकुर का गहरा असर था, और अंकुर में जो एक सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो मुझे बहुत पसंद नहीं आया था। उस समय कहानी के क्षेत्र में कमलेश्वर का वो ज़माना था समांतर कथा आंदोलन का, और उसमें ज़्यादातर कहानियों में जो विलेन होता था उसकी हत्या हो जाती थी। लोग आम भीड़ भी उनको मार देती थी। अचानक कुछ बड़ा नाटकीय सा अंत होता था। और उसी तरह से इन फिल्मों में, निशांत में, अंकुर में जो सिंबॉलिज्म था, है ना, प्रोटेस्ट का, वो सब बहुत जस्टिफाइड नहीं लगता था। लेकिन ओवरऑल जो फिल्में जिस तरह रिप्रेजेंट कर रही थी उस समय की सच्चाइयों को, उससे डिसएग्रीमेंट होते हुए भी वो एब्जॉर्ब कर लेने वाली फिल्म थी, और हैरत से देखता था उनको, और सोचता था कि हाँ, फिल्में ऐसी होनी चाहिए। तो इसमें फ़र्क कब से आना शुरू हुआ? दिल्ली जाने के बाद, या दिल्ली में कुछ एक एक्सपोजर मिला यूरोपियन सिनेमा का? दिल्ली में मैंने एक फिल्म देखी थी जोल्टन फावरी, जो भी प्रोनाउंस किया जाता हो। तो उनकी एक फिल्म देखी थी JNU में, वो फिल्म क्लब था, और असद जैदी उसके ये थे करता धरता उस फिल्म क्लब के। तो वो एम्बेसीज से बहुत सारी फिल्में ले आते थे। तो कुछ हंगेरियन फिल्म लेके आए थे, तो उसमें एंट्स नेस्ट देखी थी।
उसका बहुत गहरा असर हुआ था। उसमें जिस तरह थीम को हैंडल किया गया था वो बहुत पावरफुल लगा था। उसका उस फिल्म के सारे दृश्य इतने समय बाद भी, उनको लगता है 40-50 साल गुजर गए हैं, लेकिन एक एक दृश्य उस फिल्म का मुझे याद है। चर्च में एक स्कूल चल रहा है, मिशनरी स्कूल है, और उसके एक मुख्य पादरी का एक नन के साथ उसमें फिजिकल रिलेशन है और प्यार भी है, दबा हुआ सा प्यार का एलिमेंट भी है। और उसमें लड़कियां पढ़ती हैं। उसमें एक घोड़ा घोड़ी का मीटिंग सीन है, उसको उछल उछल के बहुत सारी लड़कियां खिड़की के पास जमा होकर देख रही है। नन पीछे से आके उन लोगों को डांटती है कि ये क्या देख रहे हो तुम लोग, लड़कियां खिलखिला रही हैं, है ना। तो धर्म और धार्मिक दीवार के अंदर जीने वाले लोगों के जीवन में कितना रिप्रेशन है, कितना उत्पीड़न है, कितना दमन है, कितना दमित जीवन होता है। धार्मिक जीवन, धार्मिक संस्थाओं के अंदर कैद जीवन कितना दमित जीवन होता है, ये मेरे लिए बड़ा रिवीलिंग था और वो फिल्म मैं कभी नहीं भूल पाया। अब मैं वो फिल्म देखना चाहता हूँ तो मेरे दिमाग में याद रह गया है कि वो उस फिल्म का नाम एंड्स नेस्ट था, लेकिन उस नाम से मैं वो फिल्म खोजता हूँ तो कहीं मुझे गूगल पे मिलता नहीं है। हंगेरियन फिल्मों की भी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, लेकिन वो फिल्म दोबारा नहीं देख पाया हूँ और मिल ही नहीं रही है मुझे वो फिल्म। और ये भी पता है कि फाबरी की फिल्म थी, लेकिन खोजता हूँ तो नहीं मिलती है। उसकी अमिट छाप थी। उसके अलावा और क्या एक्सपोजर थे? और वहाँ पे दिल्ली में जो सिनेमा देखने का माहौल बना, जैसे हम लोग तो मुख्य रूप से चाणक्य या वो प्रिया सिनेमा घर था, वहाँ जाते थे, कभी कभी उपहार चले जाते थे, लेकिन ज़्यादातर कमर्शियल फिल्मों का ही झटका रहता था। या फिर वो प्रगति मैदान में एक हॉल था जहाँ पे कभी कभी फिल्में आती थी, वहाँ जाते थे फिल्में देखने के लिए। प्रगति मैदान में रेट्रोस्पेक्टिव में मैंने कई बड़े फिल्म निर्देशकों की, यूरोपियन भी और इंडियन भी, कई फिल्मकारों की कई फिल्में देखी थी। और ये चस्का JNU से ही लगा था, क्योंकि JNU में कुछ अच्छी फिल्में रशियन सेंटर में दिखाई जाती थी। तो देखो याद ही नहीं आएगा कई जैसे क्या था, शाकुंतलम थिएटर। हाँ, शाकुंतलम में मैंने एक फिल्म थी मोमो, वो देखी थी। इसीलिए कह रहा हूँ ना, मुझे तैयारी से कोई दिक्कत नहीं है, फिल्मों के नाम ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, हमारा बोध जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, नाम तो घटक की भी 4-5 फिल्में वहीं देखी। सत्यजीत रे की कई फिल्में मैंने रेट्रोस्पेक्टिव में वहीं देखी। ये जो 4-5-7-8 फिल्मों को एक साथ एक डायरेक्टर के देखना, वो एक अजब ही दूसरी तरह का थ्रिल देता था और समझ में आता था कि फिल्मकार का अपना संघर्ष क्या है, उसके फिल्म निर्माण के विकास की यात्रा समझ में आती थी। और जैसे आप दो चार उपन्यास पढ़ लें टॉल्स्टॉय का या गोदान का, तो प्रेमचंद के बारे में जैसी आपको एक संपूर्णता में एक लेखक की छवि का निर्माण होता है, वैसे वो अनुभव बहुत अलग था। फिर ये बात समझ में आई कि एक फिल्म निर्देशक की एक फिल्म देख लेना और उसके पूरे कामकाज को अच्छी तरह समझना, ये दो बिल्कुल भिन्न किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और भिन्न किस्म का काम है। तो इसलिए जब चार्ली की 2-3 फिल्में मैंने देखी, वो रेट्रोस्पेक्टिव में नहीं देखा था, रैंडम देखा था। जो उनकी 2-3 महान फिल्में, ग्रेट डिक्टेटर, मॉडर्न टाइम्स और किड्स,
तो ये जो तीन, तो मेरे अंदर ये जिज्ञासा पैदा हुई थी कि हिटलर के चार्ली चैपलिन के सारी फिल्में मैं देखूं। तो मैंने उनकी सारी शॉर्ट फिल्में भी बाद में जब अवेलेबल हो गई और आसानी से, तो मैंने उनकी सारी छोटी बड़ी फिल्में देखी और ये फिर से इन तमाम जो क्लासिक मानी जाती हैं उनकी उन फिल्मों को भी देखा। और उसके बाद चार्ली का क्या हुआ, इन महान फिल्मों को देने के बाद वो अमेरिका चले गए थे, अमेरिका में की नागरिकता ले ली थी। और उस दौर में जो अंतिम 4-5 फिल्में उन्होंने बनाई जो क्लासिक्स में नहीं गिनी जाती हैं और काफ़ी डिफरेंट हैं, डिफरेंट ट्रीटमेंट है उन फिल्मों में। चार्ली काफ़ी बदले बदले नज़र आते हैं उन फिल्मों में। एक जो मॉडर्न कंटेम्प्ररी अमेरिकन रियलिटी है उससे वो रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और उस फिनिश के साथ हुआ या वो उस कूल टेम्परामेंट के साथ वो फिल्में नहीं बना पाए हैं। और हालांकि वो इतनी क्रिटिकल हैं कि अमेरिका का जो शासक वर्ग था इतना नाराज़ हुआ कि उनको अमेरिका छोड़ना पड़ा और वो स्विट्ज़रलैंड में शरण लेने चले गए। लेकिन वो फिल्में भी देखी तो एक पूरा ग्राफ समझ में आया कि जिस बंदे ने ये पहली फिल्म भी मैंने देखी चार्ली की, वो छोटी सी फिल्म है और उसमें एक शासक वर्ग का एक कोई बड़ा अधिकारी, बड़ा नेता एक सड़क से गुज़रना है, उसको देखने के लिए भीड़ उमड़ी हुई है और चार्ली को वो रोड क्रॉस करना है और रोड क्रॉस करना कितना कठिन हो गया है उसके लिए। ये है कुल जमा उस फिल्म की थीम। और लेकिन उसमें इतने फ़नी मोमेंट्स क्रिएट किए हैं तो ऐसा लगता है कि वो फिल्म जब आप उन चार्ली की सभी फिल्में देख जाएं तो आपको लगता है कि वो जो पहली फिल्म उसने बनाई इस छोटे से थीम पर कि एक वीआईपी सड़क से गुजरेगा और एक कॉमन मैन को रोड क्रॉस करना है तो वो कितनी बड़ी मुसीबत की तरह वो वीआईपी का गुजरना, इस छोटी सी थीम को उन्होंने कितने कूल तरीके से हैंडल किया। तो दिखता है कि कल ये ग्रेट डिक्टेटर बनाएगा, कल ये मॉडर्न टाइम्स बनाएगा या ऐसे ही किसी बंदे से इस तरह की महान फिल्म भी कल आएगी, ये दिखता है। और वो पूरा ग्रोथ समझ में आता है, सारे चैलेंजेस एक फिल्म मेकर की ज़िंदगी में कैसे आते हैं और कैसे उसको फेस करता है, ये समझ में आता है। तो इस तरह किसी बड़े फिल्मकार को पूर्णता में, समग्रता में देखना ये बड़ा अनुभव होता है आपको। उससे एक फिल्म कोई बहुत पावरफुल फिल्म है, उसका एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है और उस फिल्म में ट्रैप हो जाना, उस फिल्म से अभिभूत हो जाना एक बात होती है। लेकिन किसी बड़े निर्देशक को, फिल्म निर्देशक को उसकी संपूर्णता में देखना, जज करना, उसके ग्रोथ को देखना, उसके सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फाइट्स को समझना कि कैसे वो कहाँ से कहाँ पहुँचा, उसकी पूरी यात्रा को देखना, वो एक बहुत ही अद्भुत अनुभव होता है। और क्या, लाइट ऑफ कर दें ज़रा, पीछे की लाइट ऑफ कर दें ज़रा। अरे यार ये तुम कितना लेंदी फेंदी हो रहा है। लाइट नहीं ऑफ हुआ। हाँ, यह ज़्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, बस अब बात ख़त्म ही करेंगे। जो अभी बातचीत हमारी हो रही थी, जो आप बोल रहे थे, उससे ऐसा मुझे लगा कि किसी भी फिल्म को देखने या किसी फिल्मकार को समझने की संगत प्रक्रिया क्या हो सकती है। यही हो सकती है शायद कि पूरी फिल्मावली उसकी एक साथ देखी जाए, अगर वो 5 फिल्में या 10 फिल्में बना चुका है तो। लेकिन कई सारे ऐसे फिल्म मेकर हुए हैं हमारे सामने में जो 1 या 2 फिल्म बनाकर ही चले गए, नहीं रहे या किसी वजह से नहीं बना पाए। तो एक जो नया दर्शक है, जो फिल्मों को देख के सीखना समझना चाह रहा है, वो कौन सी प्रक्रिया अपनाए, कैसे देखे फिल्म को,
तुम्हारे अनुभव से। मेरा तो ये शगल रहा है सिनेमा, मेरी रूह में है और मैं सिनेमा के बगैर नहीं रह सकता। तो मैंने तो कई रास्ते आजमाए। अच्छे सिनेमा तक पहुंचने के लिए मैंने जितने जो इम्पोर्टेंट ये लगते हैं, जैसे कान है, जैसे बर्लिन फिल्म फेस्टिवल है, जैसे ऑस्कर है, जितने भी ये फिल्म समारोह हैं, इसमें जो पुरस्कृत फिल्में हैं उसको देखने के लिए मैंने करीब 150-200 फिल्में उसकी देख गया। जितनी भी चर्चित महान फिल्में हैं और फिल्म दुनिया भर के फिल्म समीक्षकों की नज़र में वो कुछ खास कंट्रीब्यूट करने वाली फिल्में हैं, उनको देख लिया। लेकिन ये देखना सिर्फ सिनेमा देखने के लिए नहीं था। मैं पिछले 6-7 साल से पूरे यूरोप और अफ्रीका का इतिहास पढ़ रहा था और अमेरिका का भी इतिहास पढ़ रहा था। थोड़ा सा एक विहंगम दृष्टि में पूरी दुनिया पर डाल पाऊँ, पूरी दुनिया थोड़ी उस तरह दिखे जैसे मुझे अपना मोहल्ला या भारत दिखता है, और वो डे टू डे बेसिस पे दिखे। जैसे रोज़मर्रे का जीवन, भारत का रोज़मर्रे का जीवन मेरे सामने बिल्कुल आँखों में उसकी तस्वीरें रहती हैं। तो मैं जर्मनी को भी, अफ्रीका को भी उसी तरह, पिछले 100-150 साल की जर्मनी को भी, अमेरिका को भी, स्पेन को भी, फ्रांस को भी देखना चाहता था। तो ऐसा इस तरह देखने में कि फ्रांस 60 के दशक में कैसा था, क्या सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आंदोलन चल रहे थे, तो इसका एक बहुत ठोस जरिया है सिनेमा। और अच्छा सिनेमा अपने समय का, अपने समय की तमाम सच्चाइयों को बहुत संवेदनशील तरीके से ले आता है। तो पढ़ाई के साथ साथ मैंने सिनेमा को भी मैं साथ लेके चला। और तो ये जो फिल्म समारोह हैं उसमें पुरस्कृत फिल्में, जैसे एक छोटी सी बात से मैं सब्सटेंशिएट करना चाहूँगा कि छठे और 1945 में विश्व युद्ध ख़त्म हो गया और उसके बाद इंडस्ट्रियल बूम आया और उसके बाद 60s और 70s का पूरा जो दशक है वो पूरे यूरोप में, अमेरिका में भी अप्रत्यक्ष रूप से, और पूरे साउथ ईस्ट एशिया में भी, गरीब मुल्कों में भी तमाम तरह के साहित्यिक, सामाजिक आंदोलनों से भरा हुआ था। माओ, लेनिन, बड़े बड़े लोग, नेता थे, उनके सारे, दरभंगा शहर इतना पिछड़ा हुआ है, इसकी हर दीवार पर लेनिन और माओ के बारे में और उनके नारे लिखे होते थे। तो 60s और 70s का यूरोप कैसा था, तो ये मैं कैसे जानूं? तो मुझे बहुत सारी 60s और 70s की फिल्में मैंने देखी, और जो उस समय की, उस दौर की अच्छी फिल्में हैं, उसमें मैंने देखा कि सिर्फ दरभंगा में ही, दरभंगा की दीवारों पे ही लेनिन और माओ नहीं छाए हुए थे, बल्कि वो स्पेन के भी एक छोटे कस्बे या एक बड़े शहर की दीवारों पर, और हर रोज़ गिरफ्तारियां हो रही हैं, और उस समय की पुलिस किस तरह हैंडल कर रही थी, स्टेट किस तरह इन आंदोलनों को हैंडल कर रहा था। कुछ फिल्में इतने डिटेल में जाकर बताती हैं कि एक महीने में स्पेन के वो मुख्य शहर कौन सा है, मैड्रिड में की दीवारों पर कितनी बार लेनिन के नारे लिखे गए, कितनी बार माओ के नारे लिखे गए, कितनी बार मार्क्स के नारे उस पर लिखे गए, और कितनी गिरफ्तारियां हुई, नारे लिखने वाले एक्टिविस्टों की कितनी गिरफ्तारियां हुई, कितनी पुलिस कस्टडी में कितने एक्टिविस्ट की मौत हो गई, कितने को इनकाउंटर कर दिया पुलिस ने। तो अगर 60s और 70s के विश्व को आप अच्छी तरह विजिबल तरीके से देखना चाहते हैं, उस समय के सारे डिफरेंट
शक्तिशाली देशों के स्टेट के रिप्रेशन को देखना चाहते हैं तो सिनेमा सबसे कम समय में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से आपको दिखा देता है, अच्छा सिनेमा, है ना। तो मेरे लिए एक दुनिया को जानने का एक बहुत बड़ा टूल साबित हुआ है। और आप जीते हैं, आप 60s की शानदार जो फिल्में हैं, हाईली पॉलिटिकल, हाईली फिलोसफिकल, तो इस चक्कर में मुझे उस फिल्म को समग्रता में समझने के लिए मैंने कम से कम तो 250 से ज़्यादा सबटाइटल उन फिल्मों के डाउनलोड किए कि मुझे बार बार लगता था कि फ़िल्म तो देख ली मैंने, बहुत कुछ जान लिया, लेकिन ये जो इस फिल्म के जो सारे संवाद हैं, है ना, वो तो बड़े फिलोसफिकल नेचर के हैं और उसमें कविता वाला तत्व है, उसमें वो औपन्यासिक तरीके से, जैसे किसी बड़े महान साहित्यिक उपन्यास में जिस तरह संवाद बोले जाते हैं, है ना, जो कि वो नॉर्मल नहीं होते, आमतौर पे जो लोग बोलते हैं उस तरह नहीं लिखे गए हैं, तो उसमें कुछ बात छुपी होगी, वहाँ भी मुझे कुछ मिलेगा। तो ऐसी फिल्मों को ख़ास तौर से मैंने उसके सबटाइटल डाउनलोड किए, उसको 3 बार 4 बार पढ़ा और वो बहुत ही रिवीलिंग है। कुछ फिल्मों के संवादों को अगर आप सिर्फ संवादों को आप कागज़ पे उतार लें और उसको पढ़ें तो आपको किसी महान उपन्यास, किसी महान शॉर्ट स्टोरी का मज़ा देती हैं वो, और वो बहुत रिवीलिंग हैं, आपकी रूह तक वो बातें पहुंचती हैं। जैसे स्टीफन ज़्विग की एक फ़िल्म है, पर बनी हुई फ़िल्म है, वो जर्मनी में जैसे ही पावर में आया हिटलर, उनको उनके ज़िंदगी पे ख़तरा था और पत्नी के साथ वो देश से बाहर निकल गए। अब वो कई मुल्कों में घूमते रहे, बहुत बाद में जाकर अंतिम दिनों में वो कौन सा वो अफ्रीकन देश है, वहाँ उन्होंने आसरा लिया और एक दिन पति पत्नी दोनों ने सुसाइड कर लिया। तो उस दौर में 2-3 कॉन्फ्रेंसेस में उस फिल्म में वो जाते हैं, वहाँ बोलने को उनसे कहा जाता है, वो क्या बोलते हैं, पत्रकार किस तरह उनके पीछे पड़े हुए हैं, वो चाहते हैं कि जर्मनी के ख़िलाफ़ वो कुछ बोलें, जर्मन रिजीम के ख़िलाफ़, लेकिन वो बोलने को सामान्य बातें ही बोलते हैं और साहित्यकारों की भूमिका पे ही उनका जोर रहता है कि साहित्यकारों को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। वो फासिस्टों की तरह हड़बड़ी में नहीं होते, उन्हें जीवन को बहुत गहराई में जाकर उसकी पड़ताल करनी पड़ती है और बहुत संयत तरीके से एक साहित्यकार अपनी बात कह सकता है। तो क्या कॉन्फ्लिक्ट है, स्टीफन ज़्विग देश से निकाले जा चुके हैं, इसके बावजूद वो किस तरह के टॉर्चर से गुज़र रहे हैं। जर्मनी का कोई बंदा जर्मनी छोड़कर निकलना चाहता है, कोई लेखक है, कोई कवि है, कोई फिल्मकार है, और वो चाहता है कि स्टीफन ज़्विग उसकी मदद करें, और स्टीफन ज़्विग उसकी मदद कर पाने में असमर्थ हैं और खुद ही एक निर्वासित जीवन जी रहे हैं। तो उनकी पीड़ा ये है कि मैं इतने बड़े मशहूर लेखक के रूप में जिंदा हूँ, लेकिन मैं किसी काम का नहीं हूँ, किसी की मदद नहीं कर सकता, एक जर्मन की ज़िंदगी की रक्षा में नहीं कर सकता। तो वो फिल्म अगर आप देखते हैं तो आपको लगता है कि वो पूरा दौर, फासिस्ट जर्मनी का वो पूरा दौर सामने आ जाता है। ये है उस फिल्म की ताकत, और एक साहित्यकार के सारे अंतर्द्वंद सामने आ जाते हैं। तो सिनेमा को मैं, अच्छे सिनेमा को मैं उसी तरह देखता हूँ जैसे अच्छी कविता को या अच्छे उपन्यास को, उसमें वो सारी गहराइयाँ होती हैं, वो मनोरंजन के लिए नहीं होती हैं, खालिश मनोरंजन के लिए। मनोरंजन एक्चुअली उनका उद्देश्य ही नहीं होता है, वो एक तरह का रियलिटी का एक्सप्लोरेशन होती हैं और वो एक अलग पिच पे चलती हैं। जैसे 60 के दशक को जानने के लिए मैंने जब पहली बार मैंने टोक्यो स्टोरी देखी तो 60 के दशक में हमारे साहित्यकार
कैसी कहानियाँ लिख रहे थे। वो एक कहानी है, वो एक सुंदर सी कहानी है। वो शतरंज के खिलाड़ी जैसी या पूस की रात जैसी या कफन जैसी एक कहानी प्रेमचंद जिस तरह लिखते हैं, उस एग्जैक्टली उसी तरीके से टोक्यो स्टोरी का फिल्म का निर्देशक वो कहानी लिखता है, और उतने ही सब्र के साथ और मनोविज्ञान का ऐसा भयंकर और सुंदर और स्पष्ट चित्र देता है। टोक्यो स्टोरी में 4, 5, 6 कैरेक्टर्स हैं उसमें, और सारे कैरेक्टर्स को वो जिस पिच पर वो फिल्म चलती है वो जीवन का पिच है। उसमें कोई इंटेंसिटी नहीं है, कोई स्टाइलाइज्ड टेक्निक यूज़ नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी वो एक बहुत ही भयंकर किस्म की स्टाइलाइज्ड फिल्म है। और वो आपको एक तरह से आपके सारे आपके शरीर में घुले हुए हर तरह के जहर को काट के निकाल देती है। इस तरह का उसका कैथारसिस वाला इफ़ेक्ट है उस फिल्म का। तो मैं तो दंग ही रह गया उस फिल्म को देखकर, टोक्यो स्टोरी को। और उसके सहारे मुझे समझ में आया कि जस्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद और हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरने के बाद का जापान, उस समय का बुद्धिजीवी, उस समय का अधिकारी वर्ग, उन सब के साथ क्या चुनौतियां पेश आ रही थी, वो कैसा जीवन दे रहा था, अपने जीवन के खोखलेपन को, उसमें जो बनावट है, जो क्षुद्रताएं हैं, जो संकीर्णताएं हैं, वो उसको किस तरह से वो रिएक्ट कर रहा था। उसमें जो प्रोटेगोनिस्ट हैं, जो नायक हैं, वो एक रिटायर्ड शिक्षा अधिकारी हैं, एक छोटे जापानी शहर में रहते हैं, बड़े सुकून से रह रहे हैं, लेकिन जब वो टोक्यो पहुंचते हैं बच्चों के बुलाने पर, और तो बच्चे टोक्यो जैसे एक महानगर में जिस ख़राब जीवन को जी रहे हैं, उसके बीच में वो फंस जाते हैं। बच्चों को भी महानगरीय जीवन ने बहुत बुरी तरह तोड़ डाला है। वो बहुत अच्छे इंसान नहीं रह गए हैं, डिह्यूमनाइज्ड कैरेक्टर्स हैं वो। और वो अपने माता पिता की भावनाओं को सहज तरीके से महसूस तक नहीं करने की योग्यता भी उन्होंने खो दी है। तो वो पूरी फिल्म, उसमें एक कैरेक्टर है जो मेन, जिसके साथ फिल्म मेकर की सहानुभूति है, वो एक विडोअर है। उसका हस्बैंड बमबारी में, न्यूक्लियर बॉम्ब में मारा गया है, और वो विधवा है, और वो सबसे ज़्यादा संवेदनशील महिला है, और वो अपने वैधव्य को ही जीना चाहती है। वो नई शादी नहीं करना चाहती। उसे लगता है कि अगर नई शादी कर लेगी तो ये एक तरह की क्रूरता होगी उसके सास ससुर के साथ। उसे लगेगा कि ये मेरे बेटे को भूल गई, और ये बहुत खुश है अपने पति को खोकर भी, जिसे ये इतना प्यार करती थी। तो ये जो उसका ट्रॉमा है, उसके सहारे वो जो मनुष्य का पतन है, बाकी जितने चरित्र हैं उन सबों का जो पतन है, उसको वो इतने अच्छे तरीके से, इतने प्लीजेंट वे में और इतने मानवीय तरीके से एक्सपोज करती है इंसानों में पूंजीवाद के और कैपिटलिस्ट सोसाइटी के सारी क्रूडिटी, सारी निर्ममता, बर्बरता ने इंसानों को किस तरह पतित बनाया है, किस तरह उसे क्षुद्र बनाया है। इस क्षुद्रता को लेकर भी वो जिस संयत भाव से वो बातें करती है और अपने विचार व्यक्त करती है, तो मुझे लगा कि ये फिल्म एक साथ कितनी पॉलिटिकल है, कितनी सोशल है, और एक कमाल की रचना है वो। तो मैंने दुनिया को जानने समझने, विभिन्न दौर के पिछले 100-200 साल के दुनिया को जानने के एक सशक्त पावरफुल मीडियम के रूप में सिनेमा को देखा है। तो क्या हिंदी और भारतीय सिनेमा के बारे में भी इस तरीके का ऑब्जर्वेशन है, या ऐसी बातें कह सकते हैं आप? निश्चय ही। हमारे ऋत्विक घटक, हमारे सत्यजीत रे,
हमारे हमने अभी मैं कुछ नहीं कह सकता, तमिल फिल्में हैं, तेलुगु फिल्में हैं, बंगाली फिल्में हैं, अनेक भाषाओं, हिंदी का थोड़ा दुर्भाग्य है कि कॉमर्स पूंजी, बड़ी पूंजी का खेल बनने में बॉलीवुड को ज़्यादा वक्त नहीं लगा और उससे पूंजी ने बॉलीवुड की रूह ही छीन ली। वहाँ कॉमर्स इतना बुरी तरह हावी हो गया कि बहुत कम स्कोप रह गया स्वतंत्र फिल्म मेकर्स के लिए। और वो जो मुझे स्पेन या जर्मनी या चेकोस्लोवाकिया इस तरह का कोई आप इंडिया में एक ही वेव नज़र आता है सिनेमा का, क्या कहा आपने वो, पैरेलल सिनेमा, पैरेलल सिनेमा का। और पैरेलल सिनेमा का जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा दिन चला नहीं। उसके पीछे भी थोड़ी वो दरिद्र ही रहा, कंगाल ही रहा। अपने कंट्राडिक्शन भी थे उसके। एक दो यही संस्था थी जो थोड़ा बहुत फंड कर पाती थी, और वो इतना छोटा फंड होता था कि उसमें एक कोई अच्छा फिल्म मेकर भी बहुत तबीयत से लंबा समय लेकर डूब कर कोई फिल्म बनाए, पायनिस्ट जैसी फिल्म बनाए, है ना। तो इसके लिए स्कोप नहीं था। तो बहुत छोटे बजट में मिर्ची जैसी फिल्म बनी, और अंकुर जैसी, निशांत जैसी फिल्में बनी, चक्र जैसी फिल्में बनी। लेकिन जो बड़ा क्षितिज दिखाई देता है अन्य दूसरे देशों में, जहाँ बड़े बड़े कम्युनिस्ट मूवमेंट भी हुए, आर्ट और कल्चर के फील्ड में बड़े बड़े आंदोलन हुए, और उन आंदोलनों से निकले हुए लोगों ने जो फिल्म में दाखिल हुए, उन्होंने जो कमाल किया है, उस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते भारत में की फिल्म मेकिंग को। लेकिन बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं। सत्यजीत रे की ही अगर सारी फिल्मों को अगर आप रेट्रोस्पेक्टिव में देखें तो एक जायंट फिल्म मेकर की पूरी यात्रा से आप गुजरते हैं। मैंने करीब 8, 9, 10 फिल्में देखी हैं सत्यजीत रे की। और हिंदी का कोई फिल्मकार ऐसा नज़र आता जो समग्र रूप में पसंद आता हो? इन्हीं दो फिल्म, सत्यजीत रे और ऋत्विक का ही नाम लूँगा मैं हिंदी का पूछ रहा था। खैर, तो हिंदी में इस तरह का फिनोमिनल, जैसे मैंने अभी चार्ली की मैं बात कर रहा था, तो इस तरह का एक बड़ी जीवन यात्रा की तरह किसी फिल्म मेकर को न मैंने देखा है, न मुझे उस तरह से अंदाज़ा है कि किसी के सारी फिल्मों को मैं उस तरह देखूं जैसे चार्ली की फिल्मों की पहली फिल्म से अंतिम फिल्म तक मैंने स्टडी किया, देखा। तो उस तरह से तो कोई फिल्म मेकर मुझे ध्यान में नहीं आता। और इधर जो 21वीं सदी में जो यंग फिल्म मेकर फिल्में लेके आ रहे हैं, जिसको हिंदी सिनेमा का टर्म में इंडी फिल्म कहा जा रहा है, इंडिपेंडेंट से बना हुआ शब्द है ये। इंडी फिल्में जिसमें अनुराग कश्यप हैं, विशाल भारद्वाज हैं, इस तरीके के मेकर्स जो आए हैं, जो अपने समय को, अपने समाज को और जिन इलाकों से आए हैं उन इलाकों की फिल्मों को लेकर के पर्दे पे पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में आप भी मानोगे कि 90s का दौर पूरा हिंदी सिनेमा का ऐसा रहा है कि किसी देश के किसी शहर में कोई एक घटना घट रही है, लेकिन इन्होंने पर्टिकुलर एक रीजन डिसाइड किया, एक इलाका डिसाइड किया, उस इलाके में जाके ये कहानियाँ कह रहे हैं। थोड़ा सा ये फ़र्क है, पता नहीं कितना गौर किया होगा आपने, लेकिन ये फ़र्क दिखा है। जो यंग फिल्म मेकर आए हैं वो फिर से कुछ अपनी बात कहना चाह रहे हैं। कितने सफल हैं, कितने असफल हैं, कितने सार्थक हैं, निरर्थक हैं, ये तो वक्त जाहिर करेगा। अब फिल्म आती है, विस्फोट होता है, चर्चा होती है, और जैसे मैं अनुराग कश्यप की बात करूं तो गैंग्स ऑफ वासेपुर
बड़े धूमधाम से बनाई है उन्होंने और बहुत तबीयत से बनाई है। फिल्म टेक्निक के हिसाब से और जिस तरह का रियलिज़म उस फिल्म में है तो वो अपील भी करती है लोगों को। लेकिन मैं ये देखता हूँ कि जैसे मैं अनुराग कश्यप को कहाँ प्लेस करूँगा इस एक फिल्म की बदौलत। अगर मुझे जो दुनिया भर के जो टॉप फिल्म मेकर्स हैं जिनका बहुत ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है और जिसको अब बहुत बरस बीत जाने के बाद भी जो बने हुए हैं, अपनी सारी प्रासंगिक बने हुए हैं और अपनी पहचान बनाए हुए हैं, तो उस हिसाब से मैं प्लेस करूँगा तो गैंग्स ऑफ वासेपुर को मैं अच्छी फिल्मों में नहीं गिनूँगा। वो अपने कई मायनों में महान फिल्म हो सकती है, जैसे शोले है, जैसे दीवार है। उस तरह से वो भी एक बहुत सारी बातों के लिए लंबे समय तक याद की जाएगी। लेकिन जिस विज़न के साथ अनुराग कश्यप ने बनाई है वो अगर डिफेक्टिव है, जो कि है, तो मैं जानता हूँ कि ये फिल्म रोमांचित करती रहेगी फिल्मी दर्शकों को लंबे समय तक, लेकिन ये अपनी अर्थवत्ता उस तरह से कभी साबित नहीं कर पाएगी जो कि एक अच्छी फिल्म को करनी चाहिए। मैं टोक्यो स्टोरी से या ग्रेट डिक्टेटर से इसको कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि जो एक विज़न होता है हर फिल्म डायरेक्टर का, हर आर्टिस्ट का, हर राइटर का एक नॉलेज बेस होता है और उस नॉलेज बेस पे खड़ा से उपजी हुई उसकी एक दृष्टि होती है, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि होती है, उसके कुछ जीवन मूल्य होते हैं। और कोई भी आदमी, लेखक, कलाकार, फिल्मकार, वो उस विज़न को ट्रांसेंड नहीं कर सकता, उसका अतिक्रमण नहीं कर सकता। जिस दौर में वो है उस दौर में उसका जो विज़न है, जो उसके नॉलेज बेस से निकला है, उस विज़न का अतिक्रमण करता हुआ कुछ बना डाले जो पूरी दुनिया को हैरत में डाल दे, ऐसा संभव नहीं है। तो वो पूरा विज़न अनुराग कश्यप का इस फिल्म के पीछे भी नज़र आता है। एक एक शॉट में, एक एक सीक्वेंस में, हर जगह अनुराग कश्यप का व्यक्तित्व, उनकी दृष्टि, उनकी सामाजिक दृष्टि, उनकी राजनीतिक दृष्टि, उनकी मानवीय दृष्टि, उनके वैल्यूज़ समझ में आते हैं। और अगर उसको आप डिसेक्ट करने बैठेंगे, उसकी गहरी पड़ताल करने बैठेंगे उस दृष्टि की और उस दृष्टि से उपजने वाली उस फिल्म की, तो फिर काफ़ी निराशा हाथ लगेगी आपको और आप इस फिल्म को महान फिल्मों की श्रेणी में रख नहीं पाएंगे। बहुत सारे कमाल किए हैं अनुराग कश्यप ने इस फिल्म में। एक अपील है, वो कॉमन मैन को करती है। मैंने भी उसको 2-3 बार देखी है और समझने की कोशिश की है। अनुराग कश्यप को एक फिल्म मेकर के रूप में, एक विजनरी के रूप में, एक आइडियोलॉग के रूप में समझने की कोशिश की है कि वो क्या कह रहे हैं और क्यों कहना चाह रहे हैं और किस तरह के दबाव में ऐसा वो कहने के लिए बाध्य हो रहे हैं। ऐसी फिल्म उन्होंने क्यों बनाई, पूंजी का दबाव किस तरह से उन पे हावी है, सब कुछ समझने की कोशिश की है। कितने वो आज़ाद हैं, आज कितनी आज़ादी, कितना फ्रीडम एक्सरसाइज किया है इस फिल्म को बनाने के प्रोसेस में, इसकी भी मैं पड़ताल करूँगा। ये आदमी कितना आज़ाद है, अपना काम करते हुए इसने कितनी आज़ादी चुरा ली है, मैं इस पैमाने से भी उनको नापूंगा। तो जब थोड़े महत्वपूर्ण पैमानों से जब आप उसकी परीक्षा करेंगे तो फिल्म जो है सो अपना वो मैजिक जो आम तौर पर एक कॉमन दर्शक के लिए वो फिल्म क्रिएट करती है, वो मैजिक गायब हो जाता है। तो आखिरी सवाल, सिनेमा ने तुम्हारे लेखन को कितना प्रभावित किया है और
लेखन और अध्ययन से जो संचित तुम्हारा ज्ञान और अनुभव है उसने सिनेमा देखने को कितना प्रभावित किया है? दो सवाल हैं लेकिन दोनों जुड़े हुए ये हैं। बहुत ही कठिन है कहना, क्योंकि जैसे आप एक कहानी पढ़ लें या एक उपन्यास पढ़ लें या कोई पेंटिंग एग्जीबिशन देख लें या कोई फिल्म देख लें, ये सब एक ही तरह की बात है। और ये आपको आप में क्या जोड़ता है, घटाता है, इसको तत्काल आप थोड़ी बहुत बहस भी कर लें उस पर, अपने अच्छे दोस्तों के साथ कुछ विचार भी शेयर कर लें और तत्काल कुछ निष्कर्ष भी निकाल लें उस फिल्म के बारे में या उस पेंटिंग एग्जीबिशन के बारे में, लेकिन वो आपके सृजन की जो प्रक्रिया है उसमें क्या वो भूमिका निभाएगी, उस फिल्म का इम्पैक्ट क्या रोल प्ले करेगा, इसको सब कॉन्शियस माइंड पे ही ये प्रभाव चलता है। एक क्रिएटिव आदमी के लिए एक फिल्म को देखना, तारकोवस्की को देखना, वो जानबूझकर ये कोशिश करता है कि तारकोवस्की को मैं देख रहा हूँ, जज भी कर रहा हूँ, उसके सारे फिलोसफिकल स्टैंड्स, प्रपोजिशंस को भी समझने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन तारकोवस्की मेरे अपने सृजन में क्या भूमिका निभाएगा, इसको लेकर मैं खुद से अपने को अलर्ट नहीं करना पसंद करूँगा कि मैं ये जान लूँ कि ये मुझ पे क्या असर डाल रहा है। इसको बहुत कॉन्शियस माइंड से जानने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ये चाहूँगा कि तारकोवस्की मेरे खून में उतर जाए, मेरी नसों में खून के साथ बहे, वो जो जगह जहाँ वो फिल्म लेना चाहती है, उसके दृश्य, उसके संवाद लेना चाहते हैं, वो ले लें, है ना, वो मेरी आत्मा में प्रवेश कर जाएं। लेकिन मेरी आत्मा में अपनी जगह बना लेने के बाद मैं अगर कविता लिख रहा हूँ तो तारकोवस्की मेरे कविता लिखने में किस तरह मेरी मदद करें, इसको लेकर मैं कॉन्शियस माइंड से बिल्कुल नहीं सोचूंगा और न सोचना पसंद करूंगा। मुझे लगेगा कि ये तो एक तरह का ऑब्स्टेकल हो जाएगा, तो मैं दूर करूंगा, मैं दूर भागूंगा उनकी फिल्मों से, और कॉन्शियस माइंड में उनकी जो छवियाँ मेरे बार बार आएंगी उसको भी धकेल के हटाऊंगा कि नहीं नहीं तुम मत आओ मेरे पास, है ना। तो एक ऑर्गेनिक रिश्ता होना चाहिए। जो फिल्में आप देखें या जो उपन्यास, एक राइटर के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत कुछ जाने, बहुत सारे क्षेत्रों में उसकी गति हो, और लेकिन वो कुल मिला के जो एसेंशियली वो आदमी जो है, कविता अगर वो लिख रहा है तो कविता तो एसेंशियली जो सारे इंटरेक्शंस ने उसे बनाई है, उस एसेंस से वो कविता लिखे, है ना। तो मैं कोई जो डायरेक्ट इम्पैक्ट्स हैं मैं तो उसको भूलना चाहता हूँ। तत्काल प्रभाव की बात भी नहीं पूछ रहा हूँ मैं। हाँ। तत्काल प्रभाव जैसा कोई है, कुछ कवि जो तत्काल प्रभाव में कोई फिल्म देख के फिल्म के ऊपर कविता लिख देते हैं, किसी कलाकार के ऊपर लिख देते हैं, उसकी क्वालिटी पे मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बेसिकली जानना चाहता था कि सिनेमा एक अनवरत प्रक्रिया है तुम्हारे देखने की और समझने की, और साथ साथ लेखन भी वैसे ही एक पैरेलल क्रिएटिव वर्क है। एक जगह तुम परसीव कर रहे हो और एक जगह तुम एक्सप्रेस कर रहे हो, वो दोनों आपस में कितने गुथते हैं या कितने अलग रह पाते हैं, वो मैं जानना चाह रहा था। उसी का मैं डायरेक्ट जवाब मैंने नहीं दिया। हाँ। मैं यही कह रहा हूँ कि वो मेरे नॉलेज बेस का हिस्सा हो जाता है। हाँ, एक बुनियाद पे मैं खड़ा हूँ, एक ज़मीन पे मैं खड़ा हूँ, और वो ज़मीन किस चीज़ से बनी हुई है? मेरी सारी पढ़ाई लिखाई से, मेरे दोस्तों के साथ इंटरेक्शन से, मेरे मोहल्ले घर वालों के इंटरेक्शन से, मैं पढ़ाई लिखाई में दिखाई भी शामिल है, मैंने जो फिल्में देखी हैं उससे मैं बना हूँ, है ना। ये सारे इंटरेक्शंस जो हैं वो हमें बनाती है, हम सबको, हर लेखक को बनाती है। अपने दौर के आप अपने विचारकों को पढ़ते हैं, अपने दौर के आंदोलनों को देखते हैं, अपने दौर के
इंसानों की परख करते हैं, परख करते चलते हैं, जो भी औजार आपके पास होता है, जो भी विचारधाराएं होती हैं आपके पास, उसके आधार पर। तो ये सब आपके नॉलेज बेस का पार्ट बन जाता है। और उस बुनियाद पे खड़े होके आप कवि हैं तो कविता लिखते हैं, आप फिल्मकार हैं तो फिल्म बनाते हैं। तो फिल्मों के अलग से किसी प्रभाव को मैं इस तरह बता पाऊँ कि इस प्रभाव से मैं ये लिख पाया, ऐसा बड़ा मुश्किल है। और हिंदुस्तान में तो ये परंपरा बहुत कम है, मतलब साहित्यकार या कवि या गद्यकार फिल्मों से तो जरूर प्रभावित रहे हैं, लेकिन फिल्मकार शायद ही साहित्य से प्रभावित रहा है। बहुत कम ऐसे फिल्मकार हैं जिन्होंने साहित्य का मंथन किया है या साहित्य पढ़ा है और उसको अपनी फिल्मों में उतारा है। वो दुर्भाग्य है कि हिंदी में और तमाम भाषाओं में ऐसे फिल्मकारों की संख्या सिर्फ उंगलियों पर गिनी जा सकती है। थोड़ा मैं डिसएग्री करूंगा तुमसे, क्योंकि इसको मैं प्रैक्टिकली थोड़ा इम्पॉसिबल मान रहा हूँ कि ये संभव नहीं है। पिछले 50-60 सालों का जो मॉडर्न आधुनिक जीवन है पूरी दुनिया में, एशिया में भी, भारत में भी, उसमें सिनेमा से कट के रहना, और अगर कोई सिनेमा की दुनिया में जा रहा है, सिनेमा बनाना चाह रहा है, तो उसके लिए साहित्य और कला से कट के रहना प्रैक्टिकली संभव नहीं है। आप बुद्धिजीवी बनने की जो प्रक्रिया है वो उसमें ये संभव नहीं है कि कोई साहित्य और कला और सिनेमा से दूर रहकर एक बुद्धिजीवी में परिवर्तित हो जाए। तो अगर कोई दावा करता है कि कोई फिल्म मेकर कि मैंने बहुत ज़्यादा साहित्य नहीं पढ़ा या साहित्य ने मेरे व्यक्तित्व के, वैचारिक व्यक्तित्व के निर्माण में कोई भूमिका नहीं निभाई है, तो मैं उसे फॉल्स स्टेटमेंट की तरह ही देखूंगा, मैं यकीन नहीं करूंगा उसकी बात में। चलो कोई बात। मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि आप बड़े ही होते हो, सयाने ही होते हो, साहित्य से गुजरकर, कला से गुजरकर, सिनेमा से गुजरकर, हर तरह की जो कला विधाएँ हैं उन सबों से एक्सपोज होते हुए तो आप बुद्धिजीवी बनते हो। तो आप सिनेमा में जाओ तो ये साहित्य से अप्रभावित नहीं रह सकते, आप साहित्य में जाओ तो सिनेमा से अप्रभावित। ये आपके वश में नहीं है कि पिछले जो 50, 60, 70 सालों का जो आधुनिक जीवन है उसमें आप किसी विधा से अपने को छुपा ले, है ना। और वो ये प्रैक्टिकली संभव नहीं है। तो कोई फिल्मकार ये कैसे कह सकता है? वो जो भी बनाएगा उसकी, वो बचपन से आपने सिलेबस से कहाँ भागेगा। अगर वो ठीक है, उसने पूस की रात पढ़ी, मैट्रिक किया है, इंटर किया है, ग्रेजुएशन किया है, उसमें उसको लिटरेचर पढ़ना पड़ा है, वो कितना भागेगा लिटरेचर से? ये पॉसिबल नहीं है। तो ठीक है, वो कह सकता है कहने के लिए कि साहित्य से मुझे कोई प्रेरणा नहीं मिली, लेकिन उसका पूरा व्यक्तित्व, कि कोई ट्रैश कमर्शियल फिल्म भी बना रहा है तो भी वो ऐसा दावा कैसे कर सकता है कि साहित्य से वो कटा हुआ है? या एक साहित्यकार कैसे ये दावा कर सकता है कि मैं फिल्मों से कटा हुआ हूँ? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल। चलो शुक्रिया अमिताभ, बात करने के लिए और सिनेमा पर इतनी अच्छी बातें बताने के लिए, और हमारे दर्शकों के लिए एक अच्छी खुराक। शुक्रिया, मेहरबानी, धन्यवाद। शुक्रिया अजय।